नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाउसिंग लोन या होम लोन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरी सरलता से आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। हाउसिंग लोन जब सुनते हैं लोग तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और किसी एक एजेंट को सौंप देते हैं पूरा काम, जो कि एक भारी कमीशन लेके चला जाता है। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस समझ लें तो आप खुद से भी डील कर सकते हैं, आपको किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आपको रियल एस्टेट के दामों के बारे में तो एक आइडिया होगा ही कि कितनी महंगाई हो चुकी है। एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता खुद के पैसे से रियल एस्टेट खरीदना, तो एक हाउसिंग लोन लेना बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है और इसी वजह से हम इस वीडियो में इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हाउसिंग लोन के लिए दो कैटेगरी में हम उसको बांट लेते हैं। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको खुद से जमा करने हैं, आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एक वो रहेगा। और उसके बाद हम जो कवर करेंगे वो है प्रॉपर्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं। तो सबसे पहले आपको खुद से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, जो कि बहुत आसान होगा। फिर दूसरा जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम एक एक करके समझ लेंगे क्या क्या चीज़ हैं, तो आपको एक आसानी हो जाएगी समझने के लिए। और जिससे आप लेने जा रहे हैं जो सेलर है उससे भी आप ये अगर आप समझ ले पूरा कि प्रोसेस कैसा रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, एक साधारण सा हाउसिंग लोन का एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, वो आपको भरना रहेगा। साथ में 3 फ़ोटोज़ आपके वो मांग सकते हैं, बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। तो मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, वो एक कॉमन गाइडलाइंस रहेगा। छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है आप जिस बैंक में अप्रोच कर रहे हैं उसके हिसाब से। अगला जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें पैन कार्ड तो मैंडेटरी है। अगर आपके साथ जो दूसरे बंदे लग रहे हैं, को एप्लीकेंट है या गारंटर है, उनका भी केवाईसी मैंडेटरी रहेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है। साथ में एड्रेस प्रूफ एक रहेगा, उसके लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी जमा कर सकते हैं, पासपोर्ट जमा कर सकते हैं। जिसमें भी आपका एक एड्रेस रहता हो, आपका फ़ोटो भी रहता हो, उसको एड्रेस प्रूफ बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपने कहीं और से लोन ले रखा है तो उसका आपको 1 साल का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। उसके बाद एसेट, आपका जो भी आपकी संपत्ति है, जो एसेट है आपके पास, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, हिरासत में मिली हो कोई प्रॉपर्टी, या आपने कुछ खरीदी हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई LIC पॉलिसी है तो ये सब भी एसेट के तौर पे आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा NSE, PPF जैसे जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रहते हैं वो हो सकते हैं आपके पास। फिर उसके बाद अगर आप, हो सकता है आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, तो उसका जो जो एसेट है आपके पास, उसका एक प्रूफ अगर आपके पास है तो वो आपको देना पड़ेगा। आप खुद से ऐसे बोल नहीं सकते, जो आपने बोला है वो फिर आपको प्रूफ के तौर पे दिखाना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आपका पूरा कैलकुलेशन होगा कि आप वर्थ हैं कि नहीं, क्योंकि बैंक ये देखता है कि आप खुद से वो लोन रिपे कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर किसी केस में आप वापस लोन नहीं दे पाते तो क्या आपके पास इतने एसेट्स हैं जो हाउसिंग लोन की भरपाई कर पाए, तो ये बैंक देखने के बाद ही आपको लोन देती है। उसके बाद ITR एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 1 साल का ITR देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिज़नेस करते हैं तो आपको 2 साल का ITR जमा करना पड़ेगा। अब सैलरीड की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 3 मंथ का सैलरी स्लिप, यानी कि लेटेस्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप जमा करना पड़ेगा। और फॉर्म 16 करके एक फॉर्म होता है, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको समझ आ गया होगा फॉर्म 16 क्या होता है। उसके अलावा जो जिस फर्म में आप काम करते हैं वहाँ का ID कार्ड भी आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिज़नेस करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके बिज़नेस रिलेटेड है वो जमा करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो पैन कार्ड जमा करना पड़ेगा। फिर आपको ITR तो देना है, साथ में फॉर्म 26AS करके भी होता है। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आपके CA से बात कर लें, वो आपको जनरेट करके दे देंगे। उसके अलावा जो बिज़नेस के कुछ प्रूफ हैं, जैसे कि गुमास्ता लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, या GST का प्रूफ है, ऐसे 2 डॉक्यूमेंट तो आपको कंपलसरी देने पड़ेंगे ही। अब बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो आप चाहे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपके सेविंग अकाउंट का।
अब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो सबसे पहले आता है एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि सेलर आपको अपना प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसका पूरा एक एग्रीमेंट बनेगा और वो आपको पेश करना होगा बैंक में। और यही नहीं, ये रजिस्टर भी किया जाता है और ये किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। अगला डॉक्यूमेंट आता है जमाबंदी कहते हैं, या फिर चेन ऑफ लास्ट 30 ईयर्स, यानी कि जो पूरा चेन बना है किसने किसको बेचा, वो पूरा हिस्ट्री जो है लास्ट 30 ईयर्स का चाहिए होता है। तो वो एक रिपोर्ट बनता है और वो भी आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। वो कोई भी एक एडवोकेट बना के दे सकता है। उसके बाद आता है लोकेशन स्केच, यानी कि आपका पूरा जो प्लॉट है, आपका जो आप जो परचेज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसका पूरा एक लोकेशन का स्केच बनता है कि उसमें उसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ऐसा एक पूरा डिटेल में बना के देते हैं। किसी भी आप सर्वेयर को बुला सकते हैं, वो करके देता है। बहुत लोग इसका स्केच भी बना के देते हैं। तो वो एक चीज़ आपको प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में बैंक वाले भी वो जाके इन्वेस्टिगेट करेंगी कि जैसे जैसे स्केच में दिया गया है क्या सच में ऐसा ही है, वहाँ पे एक्चुअल जो लोकेशन है वहाँ पे भी ऐसा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। उसके बाद रहता है स्टैम्प्ड रिसीट्स फॉर पेमेंट्स, यानी कि जो पेमेंट आपने ऑलरेडी किया है, हो सकता है आपने कोई टोकन मनी दिया हो आपके बिल्डर को या सेलर को, तो उसका एक रिसीट आपको जमा करना पड़ेगा कि आपने इतना पैसा दिया है। कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग ब्लैक में भी पैसा देते हैं, तो उसका तो रिसीट बनेगा नहीं, लेकिन जो भी आपको वाइट में दिखाना है, वैसे ऐसा नहीं बताना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है, तो बताने में फिर क्या जाता है। तो जो आप वाइट में पैसा दे रहे हैं उसका रिसीट आपको, उसका एक प्रूफ आपको जमा करना पड़ेगा बैंक में, वो आपके फाइल में लगेगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, जो आपके सेलर ने जो लेटेस्ट अभी तक भरी हैं, उसका जो लेटेस्ट टैक्स रिसीट है वो भी एक जमा करना पड़ेगा। उससे ये पता लगता है कि टैक्स रिसीट टैक्स देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी आपने ली हो उसका टैक्स रेगुलरली भरना पड़ता है, हर साल भरना पड़ता है। तो वो क्या आपका प्रीवियस सेलर रेगुलरली पे कर रहा था, उसे एक तो ये पता लग जाएगा, नहीं तो प्रॉपर्टी लेने के बाद वो आपके ऊपर आएगा। दूसरा, उससे ये भी पता लग जाता है कि एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है उस पर नाम किसका चढ़ा है। कई बार ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं कि टैक्स रिसीट किसी और के नाम पे है, लेकिन सेलर कोई और दिखा है। तो इससे क्या है, वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि सेलर वही है जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है और वो टैक्स रिसीट में उसी का नाम आएगा। उसके बाद आता है दोस्तों सेल डीड रहता है, प्रीवियस सेल डीड भी रहता है, जो सेल किया है उसका पूरा एक वो एग्रीमेंट रहता है। जो पिछला सेल डीड है वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। साथ में आपका जो नया सेल डीड बन रहा है वो भी आपको पेश करना पड़ेगा बैंक में। और उसके बाद आता है एक अथॉरिटी लेटर बनता है एडवोकेट का। तो एडवोकेट पूरा वो चेक करेगा कि सब कुछ चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सब बराबर है कि नहीं, वो एक एक करके चेक करेगा। और अगर एडवोकेट ये अथॉरिटी देगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने पेश की हैं बैंक में वो सब बराबर हैं और उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो ही आपका बैंक आपको उस प्रॉपर्टी पे लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा। जब तक एडवोकेट लिख के नहीं देगा तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो आपका लोन होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जो आपका लोन अमाउंट है उसका जो प्रॉपर्टी है आपका उसका 10% कई स्टेट में होता है, किसी स्टेट में 5% होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तौर पे आपको देना पड़ता है सरकार को, और स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है। तो ये दोनों मिला के करीबन 5 to 10% के रेंज में रहती हैं। किसी स्टेट में कम, किसी स्टेट में ज़्यादा भी रहती हैं। तो वो जो एक अमाउंट होता है वो भी आपका जो हाउसिंग लोन है वो कवर कर लेगा। तो आपको हाथ से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक वो बोझ नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो बस बताना चाहता था कि आपका लोन उसके लिए भी कवर होता है। तो अगर बैंक वाले नहीं दे रहे तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थे दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको कुछ भी तकलीफ़ हो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टेट टू स्टेट काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी करती हैं। सब चीज़ इस एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप बिना किसी एजेंट के करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको किसी एजेंट को रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। आपका सेलर भी बना सकता है, हो सकता है एजेंट भी आपको बेवकूफ़ बना जाए। जितना पैसा नहीं देना चाहिए तो उससे ज़्यादा आप दे देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है आप एजेंट को भी रख रहे हो, लेकिन फिर आप स्मार्ट रहेंगे, आप एक कदम आगे रहेंगे, आपको हर चीज़ पता हो। तो